Welcome back to Level Academy. As per notification, so today I will start my video on the topic of is विचेरिया बैंक्रफ्टी, यानी कि जिसके कि हम जानते हैं हाथी पाँव रोग के नाम से। इसमें जो होने वाली डिजीज़ होती है बच्चों को होती है फ्लैरेसिस, या फिर इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, यानी कि हाथी पाँव रोग। यानी कि जिसके अंदर लेग्स हैंड्स वगैरह के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के कारण उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डिजीज़ होती है एक पैरासिटिक डिजीज़ है, यानी कि निमेटोड से होने वाली एक डिजीज़ है। हम जानते हैं कि पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक वर्म की बात हो रही है, एक हेलमिंथेस की बात हो रही है, जो कि जिसके अंदर एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पैरासाइट के अंदर, जो कि हमारे ब्लड में आ जाता है। ब्लड में ये लार्वा जब ये पेनिट्रेट करके हमारे ब्लड और लिम्फ नोड में आ जाता है, तो बेसिकली ये वाला जो लार्वा है, हम देखते हैं कि हर पैरासाइट का अपना अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है। लेकिन अगर मैं इस वाले वेचेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात करूँ, तो ये वाला जो टारगेट ऑर्गन इसका जो है वो होता है लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें इसका एडल्ट पाया जाता है। लेकिन इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो इसकी लार्वल स्टेज होती है, इसका एम्ब्रियो होता है, जो कि हमारे ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद ये वापस माइग्रेट करता है और वापस वहाँ पे हमारी जो लिम्फ नोड में से जो लिम्फ नोड का सिक्रीशन होता है दूधिया कलर का, जो कि यूरिन के अंदर आ जाता है। तो ये एक प्रकार का हाथी पाँव रोग आगे डिजीज कॉज करता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अगर एंड तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे, तो फिलैरिसिस डिजीज या फिर हाथी पाँव रोग या बिचेरिया ब्रोंकोप्टी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन विथ लाइफ साइकिल यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं फिलेरियल फॉर्म भी इसको नाम से जाना जाता है। हैबिटेट देखिए, इसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट इसका होता है एडल्ट वर्म लोकेटेड इन लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड, यानी कि ये वाला जो पैरासाइट है, इसका जो एडल्ट फॉर्म है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल में और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है। जबकि इसका जो माइक्रोफिलेरी जो इसका लार्वल फॉर्म है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। और इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि जैसे L1 L2 L3, तो यहाँ पे जो इसकी थर्ड स्टेज होती है एल की लार्वा की, एल मतलब लार्वा होता है, तो वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। लेकिन ये पेनिट्रेट किससे करता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन एक मॉस्किटो के थ्रू होता है, यानी इस मॉस्किटो के ये पाया जाता है बॉडी के अंदर। और जब ये हमें काटता है तो ये इसका जो 3 स्टेज का लार्वा है वो डेवलप कहाँ होता है, मॉस्किटो में। और जब मच्छर आपको स्किन पर यहाँ पे काटेगा तो ये लार्वा आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद इसका जो टारगेट ऑर्गन है लिम्फ नोड, उसमें ये प्रवेश कर जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक इसका हैबिटेट माइक्रोफ्लोरा के बारे में समझ में आया होगा और इसकी इन्फेक्टिव स्टेज समझ में आई होगी। ठीक है, ये एक प्रकार का जो डायग्राम है ये माइक्रोफिलेरी, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ये इसका एडल्ट नहीं है, ये इसका माइक्रोफिलेरी वाला पार्ट है, जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसके एडल्ट फॉर्म की बात करें, यानी एज पर मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो ये लॉन्ग होता है, क्रीमी होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, फिलेरी फॉर्म विद ए टैपरिंग एंड, यानी कि इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है बिल्कुल टेप जैसा टैपरिंग एंड में होता है, बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है, अगर आप इसको ब्लड की स्मीयर के अंदर अगर फिल्म में देखेंगे तो ये बिना स्टेनिंग तो ये बिल्कुल ट्रांसलूटेंट ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्योंकि स्टेनिंग नहीं है। लेकिन जब हम इसको स्टेन कर लेते हैं, तब ये जो फिलेरी फॉर्म होता है, इसके न्यूक्लियस अलग कलर के दिखाई देते हैं और इसकी जो बॉडी है वो अलग कलर की दिखाई देती है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो देखिए, मेल जो होता है वो फीमेल से छोटा होता है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 0.1 mm से इसकी थिकनेस होती है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये 6 से 10 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और ये इसकी 0.2 से 0.3 mm इसकी थिकनेस होती है। यानी कि यहाँ पे पता चल रहा है कि फीमेल बड़ा है मेल से। ठीक है, अब वेल मोम जो होता है थोड़ा स्मॉल होता है फीमेल से, और वेल मोम कंटेन स्पीक्यूल्स। स्पीक्यूल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल इसके वॉर्म के, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ये बाइसेक्सुअली फीमेल से फर्टिलाइज करता है। ठीक है, फीमेल वर्म जो होती है इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे बस ऐसा रफ डायग्राम बना रखा है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो मेल है तो ये क्या है, ये थोड़ा सा राउंडेड शेप में है, लेकिन फीमेल क्या है, बिल्कुल सीधी है और स्ट्रेट है, यानी कि इसके अंदर इतने कोलाइड नहीं है जितना कि कोलाइड ये वाला है। तो ये तो हो गई इनकी मार्फोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं फीमेल वर्म की। तो जो फीमेल वर्म होता है बच्चों, वो फीमेल वर्म में इसका जो पोस्टीरियर एंड तो स्ट्रेट होता है, लेकिन ये वो फीमेल वर्म जो होती है इसकी एक खासियत होती है। तो देखिए, फीमेल फॉर्म जो होती है वो एक प्रकार का, आपने नाम सुना होगा ओवीवी पेरस, एक होता है वीवी पेरस। ओवोवीवी पेरस का मतलब होता है जो कि एक प्रोड्यूस करती है, और वीवी पेरस का मतलब होता है जो जीवित बच्चा प्रोड्यूस करती है, यानी जिसके अंदर बाकायदा भ्रूण होता है। एक देना ओवीवी पेरस और वीवी पेरस मतलब जीवित बच्चा देना, वो वीवी पेरस फीमेल कहलाती है। तो बुचेरिया ब्रोंकाइटिस सबसे डिफरेंट टाइप का पैरासाइट है हमारी पूरी पैरासिटोलॉजी में।
जो कि एक प्रकार का भ्रूण अपना इसमें जन्म देता है। तो गिव बर्थ टू लार्वा, यानी कि एक लार्वल फॉर्म में बेसिकली दूसरे पैरासाइट क्या होते हैं, पहले एग बनाते हैं, देन उनका लार्वा डेवलपमेंट होता है सॉइल के अंदर, देन फिर वो अपना एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। पर यहाँ पे एग की कोई बात नहीं हो रही, सीधा लार्वा में डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको फीमेल को वीवी पैरस कहा गया है। अब वो जो वीवी पैरस जो है जो भ्रूण देती है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड माइक्रोफिलेरी। तो देखिए माइक्रोफिलेरी जो है, ये माइक्रोफिलेरिया जो है वो देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ की एक जो शीथ प्रेजेंट होती है वो होती है हाइलन शीथ। साथ में यहाँ पे ये देखिए अंदर की साइड में ये दिख रहा है आपको, ये हो रहा है इसका भ्रूण। यहाँ पे एक नर्व रिंग है, एक्सक्रीटरी पोर है, साथ में यहाँ पे ऐसे जेनिटल पोर है। तो बेसिकली ये प्रकार आपका माइक्रोफिलेरिया जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके बात करें अगले पार्ट की, यानी कि इसके लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ, और ये मान लीजिए कि ये जो लेंथ होती है इसकी जो लेंथ होती है माइक्रोफिलेरी की वो होती है 250 से 300 mm इन लेंथ एंड 6 to 10 mm इन थिकनेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये माइक्रोफिलेरी के बारे में है, जो कि कवर्ड होता है बाय हाइलन शीथ है, जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया। अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ किसकी, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की, तो ये जो बैंक्रॉफ्टी होती है वो डेफिनेटिव होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट दो चीज़ में ये कन्वर्ट होती है। तो डेफिनेटिव होस्ट यानी कि मेन होस्ट होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हमारा कौन है यहाँ पर, मेल है। जबकि प्लाज्मोडियम में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो के अंदर होता है और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ में निमेटोड में इसका जो डेफिनेटिव होस्ट कौन है वो ह्यूमन है, और इंटरमीडिएट होस्ट कौन है यहाँ पर, एक फीमेल मॉस्किटो है जो कि क्यूलेक्स होती है और एक एडीज होती है। तो क्यूलेक्स आप केवल क्यूलेक्स के नाम से याद रख लीजिए कि यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो का नाम है वो है क्यूलेक्स है, ठीक है। इसका जो इन्फेक्टिव होगा, एक्टिवली मोटाइल थर्ड स्टेज इसका फिलेरिफॉर्म लार्वा होता है, इज इन्फेक्टिव, यानी जो थर्ड स्टेज फिलेरिफॉर्म बनेगा कहाँ पर, वो इंटरमीडिएट हो यानी मॉस्किटो में बनेगा। जब ये अपन को काटेगी ह्यूमन को, तब जाके वो L3 वाला जो माइक्रोफिलेरी है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको एक बार इसका लाइफ साइकिल समझा देती हूँ डायग्रामेटिक में, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 साइकिल बना रखी है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि लाइफ साइकिल ऑफ विचेरिया बैंक्रॉफ्टी की हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट में इसको बनाया है। तो पहला हम देखेंगे ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन साइकिल देखने से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए आप बिल्कुल बने रहें इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा विचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो लार्वा इसका सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर इसका ट्रांसमिशन होता है, तो जैसे कोई ओरल से जाता है, जेनाइटल से जाता है, क्या मोड है ट्रांसमिशन का। तो जब हमें कोई मॉस्किटो काट जाता है, तो वो लार्वा जो होता है L3 स्टेज वाला लार्वा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ L3 स्टेज लार्वा जो होता है माइक्रोफिलेरी वाला, वो पेनिट्रेट कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। पेनिट्रेट करने के बाद वो जाएगा कहाँ, तो पेनिट्रेट करने के बाद वो जाएगा हमारे लिम्फेटिक वेसल में। वहाँ पे ये डेवलप होगा 4 से 6 मंथ में, यानी बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पे डेवलप होने के बाद ये एडल्ट फॉर्म बनाते हैं, मेल एंड फीमेल, और वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल जो मेल वोम होता है वो तो डाई हो जाता है, और जो फीमेल वोम होती है वो लाइव कंडीशन में होती है, और वो विवीपेरस कंडीशन में हो जाती है। विवीपेरस के बाद वो माइक्रोफिलेरी का डिस्चार्ज करती है हमारे ब्लड के अंदर। जो वो माइक्रोफिलेरी डिस्चार्ज करती है, डिस्चार्ज वो पर डे 50,000 से, यानी पर डे 50,000 माइक्रोफिलेरी हमारी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, ब्लड में हो जाते हैं। ये इसकी क्या होती है, डेमोस्ट्रेट कंडीशन होती है। यानी जब आप ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो ब्लड के सैंपल में ही आपको माइक्रोफिलेरी बाय स्टेन या विदाउट स्टेन भी आप इसका इजीली देख ली, कितनी ईजी लाइफ साइकिल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फिलेरेसिस की जो लाइफ साइकिल है बहुत ईजी है। यानी कि इसका मेन टारगेट ऑर्गन आपको याद रखना है लिम्फेटिक वेसल, और देन फिर वहाँ से इसका फर्टिलाइजेशन से फिर पर डे 50,000 माइक्रोफिलेरी डिस्चार्ज करना। अब ये जो माइक्रोफिलेरी है इसी हमारी डायग्नोसिस कंडीशन होती है, जहाँ से हमको हाथी पाँव रोग होता है, जहाँ से लिम्फेनेजाइटिस हो जाता है, हाइड्रोगिल होता है, बहुत सारे इसमें लिम्फोडेमा हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो दूधिया कलर में चेंज हो जाता है, जो कि यूरिन के अंदर भी डिस्चार्ज होता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होने लग जाती है। और हम मॉस्किटो साइकिल की बात करें, तो जो L3 लार्वा मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि पेनिट्रेट करता है, ये L3 लार्वा बनता कहाँ है, वो मॉस्किटो में बनता है, क्योंकि ये इसका क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल है, जबकि सेक्सुअल तो इसका यहाँ पे हो चुका है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई मॉस्किटो हमें मेन को इन्फेक्ट करता है या मेन इंजेस्ट कर लेता है माइक्रोफिलेरी को, तो जब ये एक ऐसा मच्छर ऐसे पर्सन को काटेगा जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, किससे, माइक्रोफिलेरी से। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ऐसा मॉस्किटो ऐसे पर्सन को काट रहा है जिसके अंदर माइक्रोफिलेरी नहीं है, तो वो मॉस्किटो के गट में नहीं जाएगा, उसके स्टमक में नहीं जाएगा। वो कब जाएगा, जब वो ऐसे पेशेंट को काटेगा जो कि ऑलरेडी किससे इन्फेक्टेड है, माइक्रोफिलेरी से इन्फेक्टेड है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब वो उसका ब्लड मिल लेगा, तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट थे, माइक्रोफिलेरी, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है ना, तो माइक्रोफिलेरी यहाँ से कहाँ चले
जाएंगे, मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये अपनी शीथ से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद ये जो लार्वा होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है इसके स्टमक वॉल में, किसके, मॉस्किटो के। तो मॉस्किटो में फिर ये माइग्रेट करता है इसकी थोरेसिक यानी रिब के पास में, जो उसका थोरेसिक मसल होता है, वहाँ पे जाके ये लार्वा L1 L2 L3 फाइनल स्टेज इसकी L3 होती है। तो ये L3 स्टेज में फिर ये रेडी हो जाता है किसी भी ह्यूमन को काटने के लिए, और ये माइक्रोफिलेरी उसके बॉडी के अंदर जाके लिम्फेटिक वेसल से माइक्रोफिलेरी ब्लड में चला जाता है। तो आई थिंक आपको दोनों साइकिल समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन साइकिल क्या होती है, मॉस्किटो बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए मैं आपको, अगर मैं इसको एक साथ बताऊं तो आपको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ इस वीडियो को, कि जो पहला जो मॉस्किटो होता है, अगर वो ऐसे पर्सन को काटता है जो कि ऑलरेडी ही माइक्रोफिलेरी से कंटेन है, तो वो माइक्रोफिलेरी उसके गट में चला जाएगा। गट में जाने के थोरेसिक मसल में जाके L1 L2 L3 स्टेज में बनेगा। तो वहाँ पे कौन सा हो गया, L3 स्टेज उसका माइक्रोफिलेरी इन्फेक्टिव स्टेज हो गई। अब ये माइक्रोफिलेरी कंटेन अगर कोई मच्छर किसी ऐसे हेल्दी पर्सन को काटता है जिसके अंदर ऑलरेडी माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट नहीं था या वुचेरिया बेनिक्रोफ्टी नहीं था, तो वो क्या करेगा, उसको काटने के बाद वो मच्छर से माइक्रोफिलेरी हमारे चला जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के जाने के बाद फिर वो उसके मेल और फीमेल डेवलप होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। देन वो 50,000 डेली की बेसिस पे माइक्रोफिलेरिया वहाँ पर क्या होगा, सीक्रेट होगा। सीक्रेट होने के बाद तो ब्लड में चला जाएगा, जहाँ से आप डेमोस्ट्रेट या फिर उसका कर सकते हैं आप टेस्टिंग या इसका एग्जामिनेशन। ठीक है, ये लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी कि इसमें 2 होस्ट होते हैं। तो नाउ अब हम समझेंगे, जैसे कि इसका एक बार हम थ्योरेटिकली पार्ट देख लेते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो कैरिंग फिलेरिफॉर्म लार्वा, जो मैंने भी आपको पीछे बताया था L3 स्टेज वाला। तो डेवलपमेंट इन मॉस्किटो, तो डेवलपमेंट मॉस्किटो में हम सबसे पहले किसका पढ़ रहे हैं, मॉस्किटो में डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है मॉस्किटो, तो यहाँ पे क्या था, क्यूलेक्स था। तो ये क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है वो किसी कैरियर के अंदर जाता है। तो कैरियर यानी कि ह्यूमन, और वहाँ पे माइक्रोफिलेरी टेक इन ब्लड, यानी ऐसा कैरियर जिसके अंदर ऑलरेडी ही क्या है, माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट है। तो वो ब्लड मिल लेगा, ब्लड मिल्स में फिर माइक्रोफिलेरी उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, किसके, मॉस्किटो के, जो मैंने आपको मॉस्किटो वाली साइकिल बताई थी। तो रीच द स्टमक ऑफ मॉस्किटो विद इन 2 to 6 आवर्स, देन कास्ट ऑफ शीथ, यानी शीथ से वो बाहर आएगा, एक्स शीथिंग होगी, देन माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल डेवलपमेंट, और फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा इन इन 1 वीक में। फिर मोल्ड्स आर ट्वाइस, देन फिर उसके अंदर मोल्ड्स होंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे उसके अंदर क्या हो जाएंगे बेटा, मोल्ड्स हो जाएंगे। तो मोल्ड्स होने के बाद फिर क्या होगा, इसका जो होगा वो होगा सेकंड स्टेज। अब इसका जो सेकंड स्टेज होगा, सेकंड स्टेज इसका लार्वा बनने के बाद फिर ये इन वीक में थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होगा। अब एंटर प्रोबाइसिस शीथ ऑफ मॉस्किटो, फिर ये इसके शीथ में चला जाएगा मॉस्किटो के, और इसका 1 माइक्रोफिलेरी यहाँ से डिस्चार्ज होगा। तो 1 इन्फेक्टिव लार्वा, यानी कि इसमें जैसे कि एक कोई लार्वा माइक्रोफिलेरी बनता है तो वो रेडी हो जाता है मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। फिर ये एंट्रोसिनिक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर क्या करता है, माइक्रोफिलेरी पड़ा रहता है, लेकिन उसके अंदर उसको थोड़ा टाइम लगता है एंटर करने में। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव फॉर्म आती है, जो कि 10 से 20 दिन के अंदर ये थर्ड स्टेज के अंदर इन्फेक्टिव फॉर्म के लिए रेडी हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मॉस्किटो की, तो ये इन्फेक्टिव जो लार्वा है वो कहाँ जाएगा, अब वो मॉस्किटो किसी काटेगा किसी पर्सन को। तो जब वो पर्सन को काटेगा तो पर्सन काटने के बाद ऑब्वियसली वाली बात है, ये एक बाइट के अंदर कम से कम भी 50,000 पर्सन को ये इन्फेक्ट कर सकता है। 50 बाइट पर, यानी कि कितनी बार काट सकता है, वो बहुत बार काट सकता है पर्सन को। तो अब डेवलपमेंट कहाँ होगा, मेन के अंदर होगा। तो मेन के अंदर डेवलप देखेंगे तो एंटर इन लिम्फ नोड। अभी मैंने आपको ह्यूमन साइकिल में बताया था कि जब भी कोई मच्छर काटता है, ये वाला क्यूलेक्स वाला, तो पेशेंट को कहाँ होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम में सीधा एंटर करता है, ये कोई सी और ऑर्गन में नहीं जाता है। और एडल्ट डेवलप हो जाता है इनटू मेन फॉर फीमेल और बिकम सेक्सुअली मैच्योर 6 मंथ टाइम लगता है। और ग्रेविड फीमेल जो होती है, क्योंकि इसके अंदर पड़े रहते हैं 50,000 माइक्रोफिलेरी पर डे, यानी कि कितना ये करता है, 50,000 माइक्रोफिलेरी ये पर डे में ये कर सकता है। देन फिर उसके बाद ये जो होता है इसमें दिस आर अगेन इंजेक्टेड इन ब्लड, ये ब्लड में जाएगा मील बाय मॉस्किटो। फिर ये मॉस्किटो को वापस से क्या करेगा, अगर मॉस्किटो ऐसे पर्सन को काटता है जिसके अंदर माइक्रोफिलेरी प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या होगा, वापस उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा मॉस्किटो के। तो इस तरह से मॉस्किटो में और दोनों की साइकिल मैंने आपको यहाँ पे एज ए डायग्रामेटिक भी समझा दी और एज ए थ्योरेटिकली भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। आप इसके चाहें तो नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें साथ में इसमें नोट्स भी आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे, कि स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में किस तरह से अगर ये आ जाता है तो आपको लिखना है। अगर मैं इसकी पैथोजेनेसिस की बात करूं तो इन्फेक्टिव कॉज वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी इज
टर्म एज ए विचेरियसिस। तो इसमें जो डिजीज होती है इसको हम बोलते हैं विचेरियसिस। तो पैथोजेनिसिटी का मतलब ही क्या होता है कि बीमारी, यानी इस पैरासाइट से होने वाली बीमारी क्या है। तो डिजीज कैन बी प्रेजेंट एज ए, एक क्लासिकल फ्लोरेसिस होता है, एक ओकल्ट फ्लोरेसिस होता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम समझे तो क्लासिकल फ्लोरेसिस का मतलब होता है कि पूरे लिम्फ नोड को ब्लॉक करना। अगर लिम्फेरिस, अब इसका जो एडल्ट फॉर्म होता है वो कहाँ होता है, लिम्फ नोड में होता है, लेकिन इसको जो लार्वल फॉर्म होता है वो ब्लड में होता है। अगर मैं ओकल फ्लोरी ब्लड की बात करूँ तो नॉट इन्वॉल्व, ये शो इन टिश्यू। अगर ये किसी टिश्यू के अंदर जा रहा है आपका जेरेबल इनकॉफ्टी का लार्वा वाला पार्ट, तो वो ओकल फ्लेरेसिस में आता है, और क्लासिकल फ्लेरेसिस में एडल्ट आता है जो कि लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है। तो ये टिश्यू जो होता है ना वो आपके माइक्रोफिलेरिया में होता है, जो कि इन्फ्लामेशन वेरियस ऑर्गन के अंदर जा सकता है। तो ये आपका कहलाता है ओकल फ्लेरेसिस। इन शॉर्ट में हमने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इससे होने वाले क्या क्या सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं, या फिर क्या ऐसा इसमें चेंजेस आता है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्लिनिकल एसिम्प्टोमेटिक होता है शुरू में, लेकिन बाद में जब ये एक्यूट एडिनो, इसमें लिम्फोमेनिंजाइटिस या कैरेक्टरिस्टिकली दिखाई देता है, तो इसमें फीवर आता है और लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब लीवर इन्फ्लामेटिक स्टार्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लिम्फेजाइटिस, यानी कि लिम्फ में प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे लिम्फ वेसल के अंदर इन्फ्लाम्ड हो जाता है, सीन रेड कलर का होगा, स्टिक और अंडरनीथ द स्किन, यानी बाहर से अगर आप स्किन देखेंगे ना तो आपको रेडनेस से अंदर से झलकती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये लगेगा कि अंदर ब्लड के अंदर, हमारी स्किन के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो रेडनेस की वजह से वो आपको बाहर से ही दिखाई देने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और फीचर्स की, जिसका नाम है लिम्फेडिट लिम्फेडिटिस, यानी कि इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड होता है, एंड द लिम्फ नोड बिकम एनलार्ज्ड, पेनफुल एंड टेंडरनेस। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग जाता है पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर टेंडरनेस होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। एक होता है हाइड्रोकिल, यानी मेल, हमारा जो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टिस वाला पार्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ टेस्टिस बना रखी है। तो ये कि नॉर्मल कंडीशन में तो देखिए यहाँ पे ये एपिडिडाइमस होता है जो कि ऊपर वाली इसकी लेयर है, और यहाँ पे जो ये टेस्टिस बनी हुई है इसके अंदर क्या होता है, ये आपको हाइड्रोकिल का हम पहले पढ़ लेते हैं क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड अकर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ द स्पर्मेटिक कोड, यानी कि ये स्पर्मेटिक कोड है जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है टेस्टिस के अंदर। तो ये जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है बेसिकली हाइड्रोकिल। तो हाइड्रोकिल का मतलब होता है कि यहाँ पे एक फ्लूइड सा जमा हो जाता है, जो कि लिम्फ खराब हुआ है ना उसकी वजह से। तो जब ये चीज़ें बनने लग जाती है तो हम इसको हाइड्रोकिल बोलते हैं। ये बेसिकली मेल की बात चल रही है। तो फ्लूइड इज यूजुअली क्लियर स्ट्रॉ एंड कलर, यानी ये थोड़ा सा येलो टाइप का और स्ट्रॉ कलर का ये दिखाई देता है। तो ये भी एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ड्यू टू द विचेरिया बेंकॉफ्टी इन्फेक्शन। ओके, तो ये नॉर्मल है और ये हाइड्रोकिल वाली स्थिति है। आगे आते हैं हम, जो मेन हमने सुना है हाथी पाँव रोग, जो कि एलिफेंटिसिस के नाम से जाना जाता है। तो एलिफेंटिसिस यानी कि हाथी पाँव रोग की बात चल रही है। तो दिस इज डिलेड सिक्वल टू रिपीटेड बाय लिम्फेजाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड लिम्फेडेमा, यानी जितने भी लिम्फ में होने वाले चेंजेस होंगे, जितने भी इन्फ्लामेशन होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो सारी बाद में क्या कहलाती है, लिम्फे एलिफेंटेसिस। यानी कि उसके अंदर सब में मैंने ऊपर सारा आपको डिफाइन किया ही है। ये बार बार होने के कारण रिपीटेड लीकेज ऑफ लिम्फ इनटू टिश्यू, तो वहाँ से लिम्फ नोड से जो टिश्यू के अंदर ये रिलीज होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है लिम्फ फ्लूइड, और ये लिम्फेडेमा दैन टू एलिफेंटिसिस, बाद में ये लिम्फेटिसिस के अंदर चेंज हो जाता है। तो इससे फिर होगा क्या, इससे बेसिकली फिर ये होगा कि पेशेंट का जो हाथ पैर वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वो फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा वो मोटा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका ये हो गया है लिम्फेटिक वेसल्स वाला। इसके बाद हम बात करेंगे ये सब कुछ होने के बाद इसके लिम्फेटिस में का जो एक कैरेक्टर होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम जानते भी हैं बेसिकली, कि देयर इज़ ए नॉन प्रिटिंग ब्राउनी एडिमा विथ ग्रोथ ऑफ न्यू थिकेंड स्किन। देखिए स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो इसमें नॉन पिटिंग, यानी कि जैसे आप इसमें ऐसे कर रहे हैं ना, इसमें पिटिंग दिख रही है आपको, तो उसमें क्या नॉन पिटिंग होता है, वो पिटिंग नहीं दिखती, गड्ढा नहीं दिखता है। तो क्रैक्स एंड इंजर्ड विद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ऐसे पेशेंटों को जिनको हाथी पाँव रोग होता है ना, तो उनको दूसरे और चांसेस हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन के, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉमनली सी इन लैग, यानी ये पाँव में दिखाई देता है, बट में ऑल्सो इन्वॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे हम बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की। तो लैब डायग्नोसिस में देखेंगे कि डायरेक्ट एविडेंस अगर हम देखते हैं, दो तरीके से होता है ये। तो डिटेक्टेशन ऑफ माइक्रोफ्लेरी, तो बाय एग्जामिनेशन ऑफ थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर स्टेंड विथ जिम्सा स्टेंट। सिंपल सी बात है, ब्लड में है तो ब्लड का ही हमें स्टेन करना पड़ेगा। उसमें अगर आप विदाउट स्टेन देखेंगे तो ये ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, और अगर आप स्टेन करके देखते हैं जिम्सा स्टेन यानी रोमान वास्की स्टेन से करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा आराम से। तो बाय एग्जामिनेशन ऑफ अनस्टेंड माउंट ब्लड अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि आपको जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखेगा। डिटेक्टेशन ऑफ एडल्ट वॉर्म, तो ये एडल्ट वॉर्म जो होता है इसके लिए आपको लिम्फ नोड की बायोप्सी करनी पड़ेगी। आप पहले एक्सरे से देखेंगे कि लिम्फ नोड में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो फिर आप इसकी बायोप्सी करें। बायोप्सी से आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो देखिए इनडायरेक्ट एविडेंस में क्या होता है कि इओसिनोफिलिया इन ब्लड, यानी कि हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि ब्लड सैंपल लेके आईजी लेवल को टेस्ट कर ले, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आईजी लेवल भी बढ़ा रहा है तो बेसिकली आईजी लेवल कब बढ़ता है, जब आपके अंदर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो भी आईजी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, इम्यूनो डायग्नोस्टिक के अंदर ये दो तरीके से किया जाता है। एंटीजन बेस पे एलाइजा आईसीटी कर सकते हैं, और एंटीबॉडी के अंदर हम सीएफटी आईजे आईएफए हम करेंगे। इन सब पे हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब आपको सारा डिफाइन करेंगे। हाथी पाँव रोग होता है, देखिए नॉर्मल टांग ऐसी, लेकिन ये हाथी पाँव के बाद ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में डीएनए डन बाय पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। द टेस्ट इज पॉजिटिव ओनली व्हेन माइक्रोफिलेरी आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो जब हम शुरू में जब हम डायरेक्ट एविडेंस में देखते हैं ना, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देख लेंगे, अगर प्रेजेंट होगा, और अगर वापस आप फर्दर अगर मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं तो ही पीसीआर पॉजिटिव। पीसीआर आपको करना ही जब आपको ब्लड के अंदर ये दिखे। अगर ये ब्लड के अंदर नहीं दिख रहा है तो आपको पीसीआर पे नहीं जाना है। अगर नेगेटिव है तो यानी कोई ये नेगेटिव किस कंडीशन में आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, तो समटाइम्स ये क्रॉनिक भी में भी ये नेगेटिव दिखाई देता है। तो आई होप आपको विचेरिया ब्रैनकार्डिटी यानी कि फिलारियासिस, विचेरियसिस या लिम्फेटिसिस, यानी आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, नोट्स पसंद आए हो जो कि मैंने इन शॉर्ट और हाईली टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अपने और वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मुझसे किस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहिए। थैंक यू।